नाजी जर्मनी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इतिहास का वो पन्ना है जो हमें क्रूर महत्वाकांक्षा, बहुत तेजी से मिली जीत और फिर उतने ही विनाशकारी पतन की याद दिलाता है। तो आज हम 1933 से 1945 तक के सफर पर चलेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी रणनीतियां थीं, वो कौन से फैसले थे जिन्होंने नाजी जर्मनी को बनाया और फिर मिटा दिया। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें चलना होगा 1919 के जर्मनी में। सोचिए, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और जर्मनी एक हारा हुआ देश है। वर्साई की संधि का अपमान, जबरदस्त आर्थिक तंगी और राजनीतिक उथल-पुथल। माहौल कुछ ऐसा था, बिल्कुल अराजकता जैसा। और यही वो जमीन थी जहां नफरत और अतिवाद के बीज पनपने वाले थे। और इसी उथल-पुथल और अराजकता के बीच एक आवाज उभरती है। जून 1934 में एडोल्फ हिटलर कहता है, मैं सत्ता में बना रहूंगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक खुली चेतावनी थी, एक इशारा था उस बेपनाह महत्वाकांक्षा का जो जर्मनी को तबाही के रास्ते पर खींच ले जाने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये महत्वाकांक्षा आखिर सत्ता में तब्दील हुई कैसे? चलिए पहले दौर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उस पूरे के पूरे देश की अराजकता का फायदा उठाकर सारी की सारी पावर एक तानाशाह के हाथ में आ गई। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है रफ्तार। सोचिए, सिर्फ 1.5 साल के अंदर जर्मनी के लोकतंत्र को कानूनी दांवपेच से ही खत्म कर दिया गया। देखिए कैसे। फरवरी 1933 में राइक्सटैग यानी जर्मन संसद में आग लगती है और इसका बहाना बनाकर लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। फिर अगले ही महीने मार्च में इनेबलिंग एक्ट नाम का एक कानून आता है जो हिटलर को लगभग असीमित तानाशाही शक्तियां दे देता है। और फिर अगस्त 1934 में जैसे ही राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत होती है, हिटलर खुद को जर्मनी का इकलौता सबसे बड़ा नेता फ्यूरर घोषित कर देता है। तो अब सत्ता तो हाथ में आ चुकी थी, लेकिन ये कब्जा सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसके साथ साथ एक और बड़ा काम चल रहा था, आम जर्मन लोगों के जहन पर कब्जा करना और एक ऐसी विशाल वॉर मशीन तैयार करना जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। और इस जहनी कब्जे का सबसे बड़ा हथियार क्या था? प्रोपेगेंडा। नाजी रणनीति का ये एक बहुत अहम हिस्सा था। जोसेफ गोएबल्स, जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, वो बहुत पहले ही समझ गया था कि नए जमाने की मीडिया में कितनी ताकत है। उसका साफ मानना था कि रेडियो लोगों की सोच को बदलने का सबसे मॉडर्न और सबसे पावरफुल औजार है। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये एक हथियार था। और अगर रेडियो हथियार था तो उसकी गोली थी ये डिवाइस, वोल्क्सएम्फैंगर। इसका मतलब है जनता का रिसीवर। ये सरकार की मदद से बनाया गया एक बहुत ही सस्ता रेडियो था। मकसद साफ था, हर एक जर्मन घर तक पार्टी का प्रोपेगेंडा, पार्टी का मैसेज पहुंचाना। शायद ये इतिहास में पहली बार था कि टेक्नोलॉजी को इतने बड़े पैमाने पर एक आइडियोलॉजिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये रणनीति कामयाब हुई? अरे ये तो जबरदस्त कामयाब हुई। अंदाजा लगाइए, 1939 आते आते 70% जर्मन घरों में रेडियो पहुंच चुका था। ये उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा था। इसका नतीजा क्या हुआ? एक तरह का इन्फॉर्मेशन मोनोपोली बन गया। मतलब सरकार जो सुनाना चाहती थी, बस वही आवाज लोगों के कानों तक पहुंच रही थी और कोई दूसरी आवाज थी ही नहीं। तो अब देश के अंदर तो पूरा कंट्रोल हो चुका था, लोगों के दिमाग पर भी। अब नजरें थीं देश के बाहर। तो चलिए अब बात करते हैं उस मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, उस क्रांतिकारी सैन्य रणनीति की जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया था। नाम था ब्लिट्जक्रीग, यानी लाइटनिंग वॉर या बिजली की रफ्तार से जंग। इसका पूरा का पूरा आइडिया 3 चीजों पर टिका था: स्पीड, कोऑर्डिनेशन और साइकोलॉजिकल शॉक। मतलब टैंक, सैनिक और हवाई जहाज सब एक साथ एक ही वक्त पर इतनी तेजी से हमला करते थे कि दुश्मन की डिफेंस लाइन टूट जाती थी। उन्हें संभलने या समझने का मौका ही नहीं मिलता था कि हुआ क्या है। और ये रणनीति कितनी कामयाब थी, इसका अंदाजा आप इस टाइमलाइन से लगा सकते हैं। देखिए, मार्च 1938 ऑस्ट्रिया पर कब्जा, सितंबर 1938 सुडेटनलैंड पर कब्जा, सितंबर 1939 पोलैंड पर हमला, और फिर मई 1940 में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर फ्रांस जैसी बड़ी ताकत की हार। ऐसा लगने लगा था कि इस नाजी लहर को अब कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो सवाल ये है कि इसका राज क्या था? आखिर ये काम कैसे करता था?
ब्लिट्जक्रीग के पीछे जो जीनियस आइडिया था उसे कहते हैं श्वेरपुंक्ट, मतलब फोकल पॉइंट या केंद्र बिंदु। इसका सिद्धांत बहुत सीधा था। अपनी पूरी ताकत को अलग अलग जगहों पर फैलाने के बजाय उसे दुश्मन के सबसे कमजोर या सबसे जरूरी एक ही पॉइंट पर केंद्रित कर दो। एक जोरदार हमला करो और उनकी पूरी डिफेंस लाइन को तोड़ दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुश्मन की सेना गिनती में ज्यादा बड़ी क्यों ना हो। लेकिन कहते ना, कामयाबी अक्सर अपने साथ घमंड लेकर आती है, और यहीं से, ठीक इसी मोड़ से जंग का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। नाजी शासन का यही घमंड उनसे एक ऐसी गलती करवाएगा, एक ऐसा दांव चलवाएगा जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होने वाले थे। वो गलती थी ऑपरेशन बारबरोसा। तारीख थी 22 जून 1941। 30 लाख से ज्यादा सैनिक 1800 मील लंबे फ्रंट पर एक साथ सोवियत यूनियन पर हमला बोल देते हैं। ये इंसानी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला था, और इसने जर्मन सेना के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसके लिए वो तैयार बिल्कुल नहीं थे। असल में इस हमले के साथ ही नाकामी के बीज दो दिए गए थे। कई गलतियां हुईं। एक, उन्होंने सोवियत रूस की औद्योगिक और सैन्य ताकत को बहुत कम आंका। 2, उनकी सप्लाई लाइंस हजारों किलोमीटर तक खींच गईं, जिन्हें मेंटेन करना नामुमकिन सा हो गया। 3, रूस की भयानक सर्दियां, जिसके लिए जर्मन सैनिक तैयार ही नहीं थे, उन पर कहर बनकर टूटी। और शायद सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी गलती, उनकी वॉर मशीन को चलाने के लिए तेल की जबरदस्त कमी। सोचिए, जिस ब्लिट्जक्रीग की बुनियादी रफ्तार थी, उसका पेट्रोल डीजल ही खत्म हो रहा था। और ईंधन की कमी का असर कितना भयानक था, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। इस लॉजिस्टिकल नाइटमेयर ने जर्मन सेना, जिसे वेयरमख्त कहते हैं, उसे लगभग अपाहिज बना दिया। देखिए, एयर सपोर्ट मिशंस में 40% की गिरावट, सैनिकों की मूवमेंट में 60% की कमी और ओवरऑल मिलिट्री असर में 70% की भारी गिरावट। मतलब साफ था, ब्लिट्जक्रीग का इंजन अब बंद पड़ चुका था। और बस यहीं से जंग के आखिरी और निर्णायक दौर की शुरुआत होती है। वो दौर जहां चारों तरफ फैली हुई जर्मन सेना अब दो तरफ से आती दुश्मन फौजों के बीच में बुरी तरह कुचली जाने वाली थी। ये एक क्लासिक स्ट्रेटेजिक ट्रैप था, एक शिकंजा। सोचिए, एक तरफ पश्चिम से मित्र देशों की फौजें जर्मनी की ओर बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ पूरब से सोवियत रूस की विशाल रेड आर्मी। नाजी राय के कैसे शिकंजे में फंस चुका था, जिससे बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। और अंत हुआ बर्लिन के खंडहरों में। एक शब्द है इसके लिए, गॉटरडैमरंग, जिसका मतलब होता है देवताओं का पतन। ये राजधानी बर्लिन के लिए लड़ी गई एक आखिरी नाउम्मीद लड़ाई थी, और यही लड़ाई उस 12 साल के नाजी शासन के हिंसक अंत का प्रतीक बनी। तो इस पूरे युद्ध का, इस पूरी रणनीति का नतीजा क्या निकला? एक तबाह हो चुका देश और 2 हिस्सों में बटा हुआ एक पूरा महाद्वीप। जर्मनी को भी 4 अलग अलग जोन में बांट दिया गया। जिस रणनीति ने बिजली की रफ्तार से जीत का वादा किया था, उसका अंत पूरी तबाही और बर्बादी पर जाकर हुआ। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक रणनीति जो इतनी तेजी से कामयाबी दिलाती है, वो पूरी तरह से फेलियर में बदल सकती है। शायद इसका जवाब उस रणनीति की बुनियाद में ही छिपा है। एक ऐसी बुनियाद जो सिर्फ आक्रामकता, हद से ज्यादा आत्मविश्वास और ऐसी लॉजिस्टिक्स पर टिकी थी जो लंबे समय तक चल ही नहीं सकती थी। ये इतिहास की एक बड़ी चेतावनी है कि कभी-कभी शुरुआती जीत के अंदर ही आखिरी हार के बीच छुपे होते हैं